हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम थर्मल इंजीनियरिंग का चैप्टर सेकंड का रिवीजन करने वाले हैं। तो जो आपका यहाँ पर थर्मल इंजीनियरिंग में सेकंड चैप्टर है उसका नाम है लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेस, जिसको हम हिंदी में आदर्श गैस के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर इसी चैप्टर का हम रिवीजन करने वाले हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके इस चैप्टर में हैं, जितने भी नियम आपके इस चैप्टर में हैं, उन्हीं को आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्योंकि ये जितना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर है लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेस, तो यहाँ पर जो आपका सिलेबस में है इसकी डेफिनीशन ऑफ गैसेस है कि आपकी गैस की डेफिनीशन क्या होती है। एक्सप्लेनेशन ऑफ परफेक्ट गैसेस है, जिसमें हो गया आपका बॉयल्स का लॉ हो गया, चार्ल्स का लॉ हो गया, अवोगाद्रो लॉ हो गए। इसी तरह के नियम आपके जो सिलेबस में दिए गए हैं, तो उन्हीं को आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में मैंने चैप्टर 1 का रिवीजन करवा दिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आदर्श गैस का नियम है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जब हम किसी गैस पर फोर्स लगाते हैं तो वो हमारा गैस जो होती है किस प्रकार रिएक्ट करती है। तो उसी के बारे में अध्ययन यहाँ पर आदर्श गैस के नियम के अंतर्गत किया जाता है। तो सबसे पहले गैस की डेफिनेशन देख लेते हैं कि गैस होता क्या है। तो जब किसी द्रव का पूर्ण रूप से वाष्पन होता है तो हमें गैस की अवस्था प्राप्त होती है। जैसे आपका हो गया ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया इत्यादि, ये गैसें होती हैं। गैसों के लिए दाब तथा तापक्रम जो होता है उनकी विशिष्ट आयतन पर काफ़ी प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं कि कह रहा है कि गैसों के लिए दाब तथा आयतन, जो आपका गैसों के लिए दाब तथा जो तापक्रम होता है उसके विशिष्ट आयतन पर काफ़ी प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है कि यदि हम गैस के आयतन को कम करते हैं तो उसका प्रेशर अधिक हो जाता है, और यदि हम उसके प्रेशर को अधिक करते हैं तो वहाँ पर हमारा आयतन कम हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल आप सिलेंडर में भरी गैसेस में देख सकते हैं कि वहाँ पर प्रेशर कितना ज़्यादा होता है, और इतना प्रेशर ज़्यादा करने के बाद उसमें देखिए कितना कम उसका एरिया होता है, उसमें गैस भर दी जाती है। तो अब देख लेते हैं कि गैसों की जो गतिज सिद्धांत होते हैं उसके बारे में। तो जो गैसों का गतिज सिद्धांत होता है उसी के अनुसार गैसों के बहुत अधिक संख्या में गुण होते हैं। तो जो आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती है, इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ, इसके बाद एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार गैसों के बहुत अधिक संख्या में अणु होते हैं। ये अणु आपस में एक अंतः आणविक बल रखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती है कि गैसों में बहुत अधिक संख्या में अणु होते हैं छोटे छोटे, और ये जो छोटे छोटे अणु होते हैं आपस में एक अंतः आणविक बल रखते हैं, या आपस में एक अंतः आणविक बल के कारण जुड़ जाते हैं। परंतु आदर्श गैस में अंतः आणविक बल का मान शून्य होता है। परंतु जो हमारी आदर्श गैसेस होती हैं, आइडियल गैसेस होती हैं, उनमें क्या होता है कि अंतः आणविक बल का मान शून्य होता है, तथा जो गैसों का आयतन होता है वो अणुओं के आयतन के बराबर होता है। यहाँ पर ये लाइन कहती है कि गैस का जो आयतन होगा वो अणुओं के आयतन के बराबर होगा। आदर्श गैस जो होती है वो सभी नियमों का पालन करती है। चलिए अब जो आपका आदर्श गैस का नियम होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो आदर्श गैस का नियम कहता है कि इस प्रकार आदर्श गैस एक परिकल्पित गैस होती है या हाइपोथेटिकल गैस होती है जो एक आदर्श ढंग से सभी दाब पर समान व्यवहार करती है। आदर्श गैस का जो नियम होता है वो निम्न अवस्था सूत्र को फॉलो करता है। जो आपका आदर्श गैस का जो नियम होता है वो PV इक्वल्स टू RT नियम को फॉलो करता है, जहाँ P आपका प्रेशर होता है, V आपका विशिष्ट आयतन होता है,
आर आपका गैस स्थिरांक होता है और टी आपका यहाँ पर टेम्परेचर होता है। तो जो आपकी आदर्श गैस होती है वो इसी नियम का पालन करती है, इसी अवस्था सूत्र का पालन करती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है आपके लिए कि जो आपकी आदर्श गैस होती है, आदर्श गैस के लिए अंतः आणविक बल, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो मान होता है या अंतः आणविक बल का जो मान होता है, वो आदर्श गैस के लिए शून्य लिया जाता है। अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं चार्ल्स का नियम क्या होता है, बायल का नियम क्या होता है उसके बारे में। तो चार्ल्स के नियम के अनुसार यदि तापक्रम स्थिर रखा जाए, मतलब है हमारा कि बायल का नियम कहता है कि यदि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो गैस का दाब जो होगा उसके आयतन के विलोम अनुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आपका जो बायल का नियम कहता है कि यदि हम टेम्परेचर को कर दें कांस्टेंट तो जो गैस का आयतन होगा वो दाब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर जो आपका गैस का जो दाब होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके आयतन के। यदि हम गैस में जो हमारा टेम्परेचर है उसको हम कर देते हैं कांस्टेंट, तो यहाँ पर टी बराबर आपका कांस्टेंट मान लिया गया है, तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v हो जाता है। या इसी को हम इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि चार्ल्स बायल के नियम के अनुसार यदि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं तो जो गैस का दाब होता है उसके आयतन के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है या विलोम के अनुपाती होता है। इसको हम यहाँ पर इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो P इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल 1/v हो जाता है, जहाँ T आपका कांस्टेंट है। तो इसको हम लिख सकते हैं PV इक्वल्स टू C, और यहाँ पर इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि P1V1 इक्वल्स टू P2V2, और T आपका कांस्टेंट है। मतलब जो आपका प्रेशर P1 होगा वही आपका प्रेशर P2 होगा, जो आपका वॉल्यूम V1 होगा वही आपका वॉल्यूम V2 होगा। मतलब है आपका जो है P1V1 इक्वल्स टू P2V2 ये आपके बराबर होते हैं। अब पढ़ लेते हैं कि चार्ल्स का नियम क्या होता है, चार्ल्स के नियम के बारे में। तो जो आपका चार्ल्स का नियम कहता है कि यदि दाब P स्थिर रख दिया जाए, तो अभी हम क्या कर रहे थे कि बायल के नियम में हम जो हमारा टेम्परेचर था उसको कांस्टेंट कर रहे थे, स्थिर कर रहे थे। लेकिन चार्ल्स का नियम में क्या कहता है कि यदि हम प्रेशर को यानी P को स्थिर रख दें तो गैस का आयतन जो होता है उसके तापक्रम के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब चार्ल्स का नियम कहता है कि यदि हम यहाँ पर प्रेशर को कर देते हैं कांस्टेंट तो हमारा गैस का जो आयतन होता है वो उसके परम तापक्रम के अनुपाती होता है, या इसी को हम प्रोपोर्शनलिटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका टी हो जाएगा यदि हम पी को कर देते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमारा पी इक्वल्स टू सी, ये सी आपका कांस्टेंट बताता है, या इसी को हम लिख सकते हैं V/T इक्वल्स टू सी। सी आपका ये प्रेशर का कांस्टेंट बताता है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2, और जहाँ P आपका कांस्टेंट है इसमें प्रेशर आपका कांस्टेंट है। अब चार्ल्स के नियम का पार्ट नंबर बी देख लेते हैं कि यदि इसमें कह रहा है कि यदि गैस का आयतन स्थिर रख दिया जाए। अभी तक हम क्या कर रहे थे, गैस का प्रेशर स्थिर रख रहे थे। अब कह रहा है कि यदि गैस का हम आयतन स्थिर रख दें तो जो उसका दाब होता है उसके परम तापक्रम का अनुपाती होता है। जो आपका चार्ल्स का बी पार्ट कहता है कि यदि हम क्या कर दें, आयतन को स्थिर रख दे तो जो उसका दाब होता है मीन्स उसका जो प्रेशर होता है उसके ताप के अनुपाती होता है। तो पी यहाँ पर प्रोपोर्शनल टी आपका टी के हो जाएगा, और वी आपका जो वॉल्यूम होगा उसको यहाँ पर कर दिया गया है कांस्टेंट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं P1/T1, क्योंकि जब यहाँ पर आपको इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी को तो यहाँ पर P/T और ये आपका एक कांस्टेंट आ जाता है। जो C आपका होता है वो वहाँ पर स्थिर आयतन होता है। मतलब हमारा V आएगा यहाँ पर, V बराबर आपका C ही होता है।
तो इसको आप वी भी लिख सकते हो या आप इसको डायरेक्ट इसका कांस्टेंट भी लिख सकते हो। तो चाहे आप वी लिखिए चाहे आप सी लिखिए, मतलब आपका एक ही होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं P1 T1 इक्वल्स टू P2 T2। अब यदि हम क्या करें कि चार्ल्स और बॉयल के नियम को संयुक्त कर दें या मिला दें तो संयुक्त होने से गैस का नियम बनता है। तो इसको हम लिख सकते हैं P.V/T इक्वल्स टू C। अब देखिए यदि हम बॉयल और चार्ल्स के नियम को मिलाते हैं तो क्या बनता है। तो देखिए बॉयल के नियम में हमने क्या था कि यहाँ पर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा। तो यहाँ पर प्रेशर को कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है। लेकिन जो हमारा चार्ल्स का नियम था तो उसमें हमने टी को कांस्टेंट रखा। तो P.V/T इक्वल्स टू C लिख लेते हैं। और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, जो आपका P1 होगा प्रेशर, P1 होगा, V1 होगा अपॉन T1 होगा, वो आपका प्रेशर P2 V2 और T2 के बराबर होगा। तो चार्ल्स के नियम और बॉयल को यदि हम नियम को मिला देते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार का समीकरण मिल जाता है। अब पढ़ लेते हैं अवोगैड्रो के नियम के बारे में। तो जो आपका अवोगैड्रो का जो नियम कहता है उसके अनुसार समान आयतन की सभी गैसों के लिए तापक्रम तथा दाब की समान दशाओं में अणुओं की संख्या समान होती है। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं कि अवोगैड्रो नियम क्या होता है। तो अवोगैड्रो जो हमारा नियम कहता है कि यदि समान आयतन की सभी गैसों के लिए, या इसको हम इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि समान आयतन की गैसों के लिए तापक्रम तथा दाब की जो दशाएं होती हैं उन दशाओं में अणुओं की संख्या भी समान होती है। इसको आप इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि यदि जो हमारी जो गैसें हैं यदि उनका आयतन समान है तो समान आयतन के लिए तापक्रम तथा दाब की समान दशाओं में उनके अणुओं की जो संख्याएं होती हैं वो भी आपकी समान होती है। तो यहाँ पर आपका जो अवोगैड्रो नंबर होता है उसी को यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है। तो ये सारी वैल्यू आपकी यहाँ पर रखी गई हैं। यहाँ पर आपकी प्रेशर की वैल्यू रखी गई है, टेम्परेचर रखा गया है, विशिष्ट आयतन रखा गया है और यहाँ से P_V इक्वल्स टू R-T से हम यहाँ पर R की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जो आपका R- होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप रख दीजिएगा। P की वैल्यू हमें पता है, V की वैल्यू पता है हमें, T की वैल्यू पता है, R की वैल्यू चाहिए तो आप T कर दीजिए इधर ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर उसको ट्रांसफ़र कर इसकी वैल्यू निकाल ली गई है। और यहाँ पर जो यूनिवर्सल गैस स्थिरांक होता है वो सभी गैस के लिए एक समान होता है और यूनिवर्सल गैस स्थिरांक का जो मान होता है वो आपका होता है 8.314 किलो जूल पर केल्विन और ये आपके मोल के बराबर होता है। यहाँ पर इसी को मोलर गैस स्थिरांक के भी नाम से जानते हैं। अब पढ़ लेते हैं अवस्था सूत्र के बारे में। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है उसके बारे में। चार्ल्स या बॉयल और चार्ल्स के नियम को मिलाने से हमें जो हमारा अवस्था सूत्र होता है या फार्मूला होता है वो हमें प्राप्त होता है। यदि हम बॉयल और चार्ल्स के नियम को मिला देते हैं तो हमें उसका अवस्था का फार्मूला प्राप्त हो जाता है। ये होता है PV इक्वल्स टू RT। ये आपका देखिए यहाँ पर V आपका है स्मॉल है, वो आपके RT के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है P इंटू V भी आपका कैपिटल है इक्वल्स टू स्मॉल m RT के बराबर होता है। अभी मैं सबका मान बताऊंगा कि ये क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं PV- इक्वल्स टू R-T और इसी को लिख सकते हैं PV- इक्वल्स टू nRT। तो यहाँ पर सभी जो प्रतीक हैं या निशान है कि P क्या बताता है, V- क्या बताता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो आपका यहाँ पर R दिखाया गया है वो गैस स्थिरांक बताता है जिसका मात्रक किलो जूल पर केजी पर केल्विन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारा R- है। तो जो हमारा R- बताता है वो यूनिवर्सल गैस स्थिरांक को बताता है जिसका मात्रक किलो जूल पर केजी पर केल्विन होता है।
और ये जो आपका कैपिटल वी है वो आपका गैस का कुल आयतन बताता है जो मीटर क्यूब पर किलोग्राम में होता है। स्मॉल जो आपका यहाँ पर वी है वो गैस का विशिष्ट आयतन बताता है मीटर क्यूब पर केजी में। और जो आपका यहाँ पर वी डैश दिखाया गया है वो मोलर विशिष्ट आयतन मीटर क्यूब पर केजी ग्राम डॉट मोल में बताता है। और जो आपका टी है यहाँ पर वो परम ताप को बताता है जिसका मात्रक केल्विन होता है। और जो एन है वो मोलों की संख्या को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो सारे यहाँ पर आपको मात्रक लिखे हैं। तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अब पढ़ लेते हैं विशिष्ट ऊष्मा के बारे में, जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है। तो किसी पदार्थ की विशिष्ट जो ऊष्मा होती है वो पदार्थ के यूनिट द्रव्यमान के तापक्रम में यूनिट वृद्धि के लिए आवश्यक जो ऊष्मा होती है उसी को हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। या इस डेफिनेशन को आप इस इजी लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं। इसको आप इस इजी लैंग्वेज से भी समझ लीजिए। यदि आपको विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन ना समझ में आई हो तो किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है पदार्थ के इकाई द्रव्यमान के तापक्रम में इकाई वृद्धि के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसी को हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और इसे हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसकी डेफिनेशन, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं कि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो पदार्थ के इकाई द्रव्यमान के तापक्रम में इकाई वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा को हम उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इसका फार्मूला होता है Q बराबर m/s डेल्टा टी होता है, जहां S आपका विशिष्ट ऊष्मा होती है जिसका मात्रा किलो जूल पर केजी पर केल्विन में होता है। m आपका द्रव्यमान होता है जो केजी में होता है। Q आपकी ऊष्मा होती है जो किलो जूल में होती है। डेल्टा टी आपका तापक्रम में वृद्धि को बताता है कि हमारा टेम्परेचर कितना बढ़ गया है। यदि हमें इस फार्मूले से एस की वैल्यू निकालनी पड़े, स्पेसिफिक हीट निकालना पड़े, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे एस इक्वल्स टू क्यू, क्योंकि यहाँ पर आप एस को इधर रोक लेंगे बाकी को कर देंगे क्यू ट्रांसफर, तो आ जाएगा Q अपान m इंटू डेल्टा टी। इसका मात्रक भी हो जाएगा किलो जूल पर केजी पर केल्विन। और जहाँ पर ये आपका m/s वो ऊष्मीय क्षमता कहलाती है, हीट की कैपेसिटी कहलाती है। अब पढ़ लेते हैं आपका स्थिर आयतन तथा विशिष्ट ऊष्मा के बारे में कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है। स्थिर आयतन पर स्पेसिफिक हीट क्या होती है। यदि आयतन को स्थिर कर दिया जाए तो तापक्रम के सापेक्ष आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर को हम आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं या स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो इस लाइन का मतलब है कि यदि हम आयतन को कर दें कांस्टेंट तो तापक्रम के सापेक्ष जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर होगी या परिवर्तन होगा उसी को हम आयतन पर स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो ये फार्मूला आपका होता है CV इक्वल्स टू डेल U अपान डेल टी। तो ये आपका C बताता है कि कांस्टेंट है आपका क्या जो उसका वॉल्यूम है, और ये du अपान dt ये कांस्टेंट है यहाँ पर आपका आयतन के सापेक्ष में। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल U अपान v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन T1 से आपका T2 तक, और ये CV डॉट dt। तो आप इसके dt के रिस्पेक्ट में आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, चाहे तो आप इतना भी कर सकते हैं। अब पढ़ लेते हैं स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। तो स्थिर दाब पर तापक्रम के सापेक्ष इंथैल्पी में परिवर्तन की दर को हम स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यहाँ पर इसका मतलब है कि यदि क्या करें कि दाब को हम कर दें स्थिर, और स्थिर दाब पर तापक्रम के जो सापेक्ष होगा इंथैल्पी में परिवर्तन वो आपकी स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसका फार्मूला आपको यहाँ पर दिया गया है। अब पढ़ लेते हैं CP CV तथा R में संबंध क्या होता है उसके बारे में। तो आपका CP CV तथा R में संबंध होता है, इसको हम बोलते हैं स्थिर आयतन विशिष्ट ऊष्मा।
तथा स्थिर दाब विशिष्ट ऊष्मा में संबंध, या इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पर जो Cp Cv तथा R में संबंध होता है, वहाँ पर पहला इसको यहाँ पर शॉर्टकट में बताया गया है, शॉर्ट तरीके से आपके पूरे बुक में एक्सप्लेन कर दिया है। तो कभी कभी 5 नंबर में पूछ लेता है, तो यहाँ से आप समझ लीजिए। बाकी बुक से आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, क्योंकि इतने में आपको 5 नंबर नहीं मिलने वाले हैं, ये आपके समझने के लिए है। तो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और संबंध होता है यहाँ पर कि Cp अपान Cv इक्वल्स टू Y, और Y जो आपका होता है वो आपका होता है रुद्धोष्म इंडेक्स होता है। तो Y आपका रुद्धोष्म इंडेक्स होता है। तो यहाँ से आप Cp की वैल्यू आपको मिल जाती है। तो यहाँ से जो आपका डायरेक्ट यहाँ से Cp की वैल्यू निकाल कर बताया गया है कि Cp की वैल्यू आपकी होगी Y/Y माइनस 1 इंटू R। ये आपका कांस्टेंट प्रेशर पे होगी, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसकी वैल्यू होगी R बराबर Y माइनस 1। तो ये आपका Cp और Cv में संबंध होता है। वहीं हम Y की बात करें तो Y का जो मान होता है वो मोनो एटॉमिक गैसों के लिए 5/3 होता है, डाई एटॉमिक गैसों के लिए 7/5 होता है, तथा पॉली एटॉमिक जो गैसें होती हैं उनके लिए 4/3 होता है। तो Y का जो न्यूनतम मान होता है वो 1 होता है, तथा अधिकतम इसका मान जो होता है 1.67 हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF और नोट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी का वीडियो देखने के लिए।